ओके, पार्ट टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके बेटा, तो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये पार्ट टू है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कल मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा चार्ट बना दिया था। ठीक है, तो एक, हाँ बेटा, चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। ओके, बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम एंड बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम की, कि साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब होता है। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो चीजें बराबर होती हैं। अब दो चीजें बराबर मतलब जब क्रेडिट साइड बराबर होगी डेबिट साइड के। मतलब, रे आवाज कम करो इसकी। जब क्रेडिट साइड बराबर होती है डेबिट साइड के, यानी कि कितना पैसा आ रहा है बराबर होता है कितना पैसा जा रहा है। ओके, जब इनफ्लो बराबर होता है किसके बेटा, आउटफ्लो के, है ना। अच्छा, जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो सुन लो जरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम, इंडिया ने दूसरे कंट्री के साथ कितने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इट इज अ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर कब होगा, जब जितना आपने एक्सपोर्ट किया उतना ही आपने इंपोर्ट किया। तो ये जब सारी चीजें बराबर होती है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम। ओके, और लास्ट और फाइनल चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो जब करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, अगर आपका बैलेंस जो है, अच्छा इसमें एरर एंड ओमिशन और लिख देते हैं हम। एरर एंड ओमिशन का मतलब है कुछ भूल जाओ, सारी चीजें किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए, तब हम उसको बोलते हैं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए फटाफट बता दीजिए किसी पॉइंट में कोई दिक्कत बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर है सबको। वेरी गुड, चलिए, यानी कि जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर हो, यानी कि जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा हो, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो। तो जब जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है, तो बैलेंस कितना बचेगा, जीरो। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो सब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेटा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता है जब क्रेडिट और डेबिट आपस में बराबर ना हो, यानी कि जब इनफ्लो बराबर ना हो आउटफ्लो के। क्लियर, यानी कि जब एक्सपोर्ट बराबर ना हो इंपोर्ट के। इन सब का मतलब बेटा एक ही होता है। इसका मतलब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके का हो जाएगा।
या तो आपके क्रेडिट ज्यादा होंगे डेबिट से, या फिर आपके डेबिट ज्यादा होंगे क्रेडिट से। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, तो इसका मतलब पैसा आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, है ना। इसका मतलब जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट करके बैलेंस निकालोगे आप, तो पैसा आया ज्यादा गया कम। इसका मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। जब आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब हम उसको बोलेंगे बीओपी सरप्लस। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ओके। इसका अपोजिट कर देंगे अगर, यानी कि पैसा गया ज्यादा और आया कम, यानी कि आपके इंपोर्ट ज्यादा हुए और आपके एक्सपोर्ट कम हुए। यानी कि जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। तो बेटा ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर हो। ठीक है। एरर एंड ओमिशन बेटा कुछ नहीं है। एरर एंड ओमिशन का मतलब है कुछ भूल जाओ, कुछ गलती हो जाए, सब कुछ ऐड करके आंसर जीरो आना चाहिए। तो एरर एंड ओमिशन का मतलब यहां पर केवल इतना है कि हर तरीके से, हर कंडीशन से सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आंसर जीरो आना चाहिए। सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कहलाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? द मीनिंग ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी सरप्लस, बीओपी डेफिसिट। यहां से ये तीनों चीजों का मतलब आपको पता चल गया होगा। क्लियर है बेटा सबको? तो शॉर्ट अगर मैं करूं इसको, तो मैंने क्या बताया आपको? बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है? तो जब आपके इनफ्लो बराबर होंगे आपके आउटफ्लो के, जितना पैसा आया उतना गया। बीओपी सरप्लस क्या होता है? तो बीओपी सरप्लस का मतलब होता है बेटा, जब आपके पास पैसा आया ज्यादा और गया कम। और बीओपी डेफिसिट क्या होता है? तो बीओपी डेफिसिट होता है बेटा, जब आपका पैसा गया ज्यादा और आया कम। सिंपल। ठीक है। यहां पर आपके पास बैलेंस बचता है जीरो, यहां पर बैलेंस बचता है पॉजिटिव, और यहां पर बैलेंस बचता है नेगेटिव। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है बच्चों को बड़ा दिक्कत भी देता है कभी कभी। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम, ऑटोनोमस आइटम्स एंड accommodating items of BOP, accommodating items of BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं और एकोमोडेटिंग आइटम कौन से होते हैं? ओके। चलिए देखिए जरा, समझिएगा बेटा, पूरा समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं, और एक तरफ मैं आपको बताऊंगा एकोमोडेटिंग आइटम कौन से होते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं? ठीक है बेटा। जैसे मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया, समझना बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से। कार मैंने 5,000 की एक्सपोर्ट की, बाइक मैंने 2,000 की एक्सपोर्ट की, और बेटा साइकिल मैंने 3,000 की एक्सपोर्ट की।
इस तरह से मैंने 10,000 का एक्सपोर्ट किया। जब इंपोर्ट करने की बारी आई तो मैंने केवल शूज इंपोर्ट किए, वो भी कितने के बेटा, 4,000 के मैंने शूज इंपोर्ट किए। तो मैंने इंपोर्ट कितने का किया, 4,000 का। इस तरह से मैंने टोटल खींचा, एक लाइन खींची, टोटल किया। अब मैंने देखा कि मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा है और मेरे इंपोर्ट कम है। इज दैट क्लियर? यानी कि मेरा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में है। बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है यहां पर? बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है यहां पर? एक्सपोर्ट 10,000 के हैं, इंपोर्ट 4,000 के हैं। वेरी गुड, एकदम सही बात बेटा, सरप्लस में है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल हो जाए? तो बेटा मैं क्या करूं, अगर मैं कोई भी आइटम 6,000 के इंपोर्ट कर लूं, ठीक है, तो इधर भी 10,000 हो जाएगा और इधर भी 10,000 हो जाएगा। यानी कि एक ट्रांजैक्शन वो है, ये वाले एक ट्रांजैक्शन वो है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। देखो, शूज, कार, बाइक, साइकिल, इन सब का मोटिव था प्रॉफिट कमाना। जबकि ये जो मैंने 6,000 के आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किया है, इसका मोटिव था बीओपी को इक्वल करना। बस बेटा यही अंतर होता है। ये जितने भी प्रॉफिट मोटिव आइटम हैं, ये कहलाते हैं ऑटोनोमस आइटम। और जो बीओपी को इक्वल करने के लिए आपने आइटम का ट्रांजैक्शन किया, वो कहलाता है एकोमोडेटिंग आइटम। समझना ध्यान से, ऑटोनोमस आइटम, दीज आर प्रॉफिट मोटिव आइटम्स, प्रॉफिट मोटिव आइटम्स। accommodating, these are not for profit motive items, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होते आइटम्स। आगे आगे समझ में आ जाएगा आपको। these cause बीओपी imbalance, इनसे बीओपी में imbalance आता है, जबकि these करेक्ट बीओपी imbalance, जबकि ये बीओपी के imbalance को क्या करते हैं बेटा, सही करते हैं। देखो कैसे, ये आया 5, 3, 2, तो 10,000 आ गया, ये 4,000 का ट्रांजेक्शन। इनकी वजह से एक इम्बैलेंस आया। इम्बैलेंस मतलब इधर 10,000 आ गया, इधर 4,000, तो इधर 6,000 कम पड़ रहे थे, तो मैंने 6,000 का आइटम यहां लिख दिया। इस 6,000 की वजह से बीओपी इक्वल हो गया, जबकि इनकी वजह से बीओपी क्या हो रहा था, अनइक्वल हो रहा था। तो यही मतलब है इसका, कि ऑटोनोमस की वजह से बीओपी इम्बैलेंस होता है, जबकि एकोमोडेटिंग की वजह से बीओपी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दीज आर इंडिपेंडेंट आइटम्स, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कितने होंगे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट आइटम्स। जबकि दीज आर डिपेंडेंट आइटम्स, डिपेंडेंट आइटम्स। जबकि ये जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर। जितने का डिसइक्विलिब्रियम होगा, मान लो यहां अगर 5,000 अमाउंट होता, ये अगर 5,000 होता, तो फिर ये अमाउंट कितना हो जाता, 5,000 हो जाता। आ गई बात समझ में? अगर ये अमाउंट 8,000 होता, शूज 8,000 के लिए, तो इधर भी 8,000। अब क्या हुआ, 2,000 आता है इधर। मतलब बीओपी में जितना भी डिफरेंस आएगा उसको फिल करने के लिए आएगा ये। ठीक है, तो एक बीओपी को इंडिपेंडेंट आइटम होते हैं, दूसरे डिपेंडेंट होते हैं। इनका एक और नाम होता है बेटा एबव द लाइन आइटम, एबव द लाइन आइटम। और इनका एक और नाम होता है बेटा बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम। वो एबव द लाइन आइटम होते हैं, ये बिलो द लाइन होते हैं। मतलब एक लाइन खींची जाती है टोटल करने के बाद, उस लाइन के ऊपर के सारे आइटम जो हैं ये सब ऑटोनोमस हैं,
और इस लाइन से नीचे का आइटम एकोमोडेटिंग है। ओके, इसके बाद बेटा ये करंट अकाउंट में भी आ सकते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी आ सकते हैं। ये दोनों में से किसी भी अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकते हैं, रिकॉर्ड, जबकि दीज रिकॉर्ड ओनली इन कैपिटल अकाउंट, जबकि ये केवल किस अकाउंट में आते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसका एक नाम और है, उसको समझ लो, उसी से हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा। बेटा इसका नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। एकोमोडेटिंग आइटम को ही ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन हम कहते हैं। इसका मतलब अभी बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ, ये सारे डिफरेंस समझ में आए, पूरा टॉपिक समझ में आया ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम का? आ गया बेटा सबकी समझ में? गुड। अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको पता चलेगा कि हम एकोमोडेटिंग आइटम आखिर करते क्यों हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एकोमोडेटिंग आइटम? ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है हमको कि हमें एकोमोडेटिंग आइटम मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करना इतना जरूरी क्यों बन जाता है, वो टॉपिक आपकी समझ में आएगा इसी से, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, इट इज द, पहले इसका मतलब बता देता हूं। इट इज द प्रोसेस in which RBI use its official reserve of official reserve of foreign currency to correct BOP disequilibrium, to correct BOP डिसइक्विलिब्रियम। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए आरबीआई अपनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व में चेंज करती है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, या इसी को बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। अब सब बच्चों के दिमाग में ये बात तो आ रही होगी कि सर ये जरूरत क्या पड़ गई कि हमें बीओपी को इक्वल करना है। देखो बेटा, ये पूरा आंसर एज इट इज लिखना है आपको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं वो ज्यादा है और इंपोर्ट जो है वो कम है। समझना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास डॉलर आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। डॉलर बिकम चीपर, क्योंकि मेरे पास डॉलर ज्यादा आ रहा है। तो जब कोई चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, इसका मतलब यही तो हुआ कि सप्लाई जो है वो बढ़ गई है डॉलर की, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डॉलर सस्ता हो जाता है। तो जब डॉलर सस्ता हो जाता है देन आरबीआई इंक्रीज इट्स रिजर्व। तो आरबीआई के पास बहुत अच्छा मौका है अपने रिजर्व को बढ़ाने का। समझना ध्यान से, देखो क्या हुआ। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया 10,000 का और मैंने इंपोर्ट किया 2,000 का। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो गया इनफ्लो और इंपोर्ट हो गया बेटा आउटफ्लो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है
कि सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई है। अब जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो चीज सस्ती हो जाती है, तो डॉलर सस्ता हो गया होगा। अब डॉलर सस्ता हो गया तो आरबीआई कहेगी यार इसको खरीद के रख लेता हूं, तो आरबीआई खरीद के रखेगी डॉलर को। अब कितना खरीदेगी? उतना खरीदेगी जितना कम होगा, तो 8,000 का डॉलर खरीदेगी, ताकि इधर भी 10,000 हो जाए और इधर भी 10,000 हो जाए। अब जब आरबीआई खरीदेगी तो वो आउटफ्लो की तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा मार्केट में। इस तरह से बीओपी आपका इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको केवल कितना देख ध्यान रखना है बेटा, कि जब भी बीओपी सरप्लस में होगा आरबीआई अपने रिजर्व को बढ़ाएगी, और जब भी बीओपी डेफिसिट में होगा। अच्छा, बीओपी डेफिसिट का क्या मतलब है? एक सेकेंड बता। हाँ, तो बीओपी डेफिसिट का क्या मतलब है बेटा? बीओपी डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपके एक्सपोर्ट कम है, आपके इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि आपके इनफ्लो कम है और आपके आउटफ्लो ज्यादा है। इसका मतलब आपकी डिमांड ज्यादा हो रही है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो डॉलर बिकम कॉस्टली, तो डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसे भी करके उसको सस्ता करना है। तो सस्ता करने के लिए देन आरबीआई डिक्रीज इट्स रिजर्व। ठीक है, जिसको इतना सब बकवास नहीं समझनी है, जिसको बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में करना है, तो वो एक बात याद रखना कि बीओपी जब भी सरप्लस में होगा तो आरबीआई अपने रिजर्व को बढ़ाएगी, बस इतना याद रखो। इतना भी लिख दोगे तो भी परफेक्ट आंसर है। जब बीओपी डेफिसिट में होगा तो आरबीआई अपने रिजर्व को घटाएगी। इसे ही बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इतना भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कि बीओपी सरप्लस है तो आरबीआई रिजर्व को बढ़ाएगी, बीओपी डेफिसिट है तो आरबीआई रिजर्व को घटाएगी। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? इसी को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। आगे बेटा वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन अभी एक दो छोटे मोटे से टॉपिक हैं, वो मैं आपको पहले समझा दूं। देखो, छोटे मोटे से टॉपिक क्या हैं? जैसे चार्ट, चार्ट में से आएंगे बेटा। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब चार्ट में से बनेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या चार्ट था, मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है करेंट अकाउंट और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि विजिबल, और एक बनता है इनविजिबल। यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? यहां से क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है मुझे कल की क्लास से पहले। वो आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस बताइए। तो देखो, छोटे छोटे से कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला, तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। और सब करंट अकाउंट का फॉर्मूला बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल। नहीं आया समझ में? इधर समझो, मैं एक करके दिखा देता हूं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। बेटा एक तरफ हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और एक तरफ हम बात करेंगे करंट अकाउंट की, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने पार्ट हैं? दो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला, पहला डिफरेंस। करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? करंट अकाउंट के दो पार्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल।
यानी कि विजिबल प्लस इनविजिबल, ये पहला डिफरेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड होता है और करंट अकाउंट नैरो होता है। तीसरा डिफरेंस, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन, जबकि ओनली रिकॉर्ड ओनली गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सर्विस एंड ट्रांसफर। राइट बेटा, आ गई बात समझ में? एक डिफरेंस और आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट का। वो डिफरेंस क्या हो सकता है कि इसमें असेट्स एंड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो जाएंगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। या इससे इजी बना देख बताता हूं, ये सेम सेम सा हो जाएगा। इससे इजी जो हर एक में काम आएगा, इट इंक्लूड करेंट अकाउंट, इट इंक्लूड करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट इसके अंदर इंक्लूड होता है, जबकि ये इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। 4 नंबर से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आया समझ में डिफरेंस कैसे लिखा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला डिफरेंस में यही बताऊंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला डिफरेंस में यही बताऊंगा। चलिए अगला डिफरेंस, अगला डिफरेंस क्या है बेटा कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह वो आपसे पूछेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करेंट अकाउंट। यानी कि अब इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ। तो बड़ा आसान है बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के दो पार्ट होते थे, याद हो तो। एक होता था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक होता था इंपोर्ट ऑफ गुड्स। चलिए बनाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह बेटा वो अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो करंट अकाउंट का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो हो गया क्योंकि छोटा हो गया, और करंट अकाउंट जो है वो ब्रॉड हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड ओनली गुड्स, रिकॉर्ड ओनली गुड्स, जबकि करंट अकाउंट गुड सर्विस और ट्रांसफर सब। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है, जबकि इट इंक्लूड करंट अकाउंट, ये ऐसे आ जाएगा। ओ सॉरी, इट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है। ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट का। बोलिए बेटा, आया समझ में? ठीक है, ऐसे ऐसे कोई भी डिफरेंस पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस फ्रॉम माय साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज कंप्लीटेड। आज हमने पढ़ा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग आइटम, बीओपी इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, और बस इतना सा है बेटा ये चैप्टर। तो हमारे 2 चैप्टर अब खत्म हो गए। कल आप लोग इसकी, आज इसकी एक्सरसाइज वगैरह खत्म कर लेना। कल अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा तो पूछना, नहीं कल मैं गवर्नमेंट बजट कराऊंगा। ठीक है, कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, गवर्नमेंट बजट।